आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। समय के अनुरूप इनको तीन भागों में बांटा गया है। इन तीनों टेंसों की अलग अलग पहचान होती है। जैसे वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द मिलते हैं, जिससे ये आभास होता है कि ये काम वर्तमान में चल रहा है। दूसरा है भूतकाल, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। तीसरा है भविष्य काल, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। पहले वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। जैसे वर्तमान काल है, हूँ, हो, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में है आ रहा है, अर्थात ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा एग्जांपल आप पास्ट टेंस का ले लीजिए। जैसे हो राम घर जाता था, अब इसके हिंदी वाक्य के अंत में था आ रहा है, अर्थात ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में यदि हो जाए राम घर जाएगा, इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा आ रहा है, यानी गा गी गे में से कुछ आएगा तो फ्यूचर टेंस, था थी में से अंत में कुछ आएगा तो पास्ट टेंस, और है हूं हो में से कुछ आएगा तो प्रेजेंट टेंस। अब इन तीनों टेंसों के भी चार चार भाग होते हैं। पहला है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, पहला इनडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट, फिर पास्ट इनडेफिनिट, फिर फ्यूचर इनडेफिनिट। इन तीनों के ये पहले पहले भाग होंगे। दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट टेंस के ये चारों भाग होंगे, ऐसे ही पास्ट टेंस के यही चारों भाग होंगे और फ्यूचर के भी चार भाग यही होंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल में पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इन तीनों टेंसों के चार चार भाग होंगे। इन तीनों टेंसों के चार चार भाग होंगे, यानी टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 12 टेंसेस होंगे। कुल मिलाकर 12 टेंसेस होंगे। जैसे इन तीन टेंसों की अलग अलग पहचान है, वैसे ही इन 12 टेंसों की अलग अलग पहचान होगी। हाँ, एक सिमिलरिटी होगी, एक समानता ये होगी कि जब प्रेजेंट के चारों पार्ट्स पढ़ेंगे तो उनके हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा है हूं हो ही मिलेगा। प्रेजेंट के जब चारों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इनके हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो मिलेगा। जब पास्ट टेंस के चारों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में था थी मिलेगा, और जब फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में गागी के मिलेगा। इसके अलावा इन चारों टेंसेस की अलग अलग पहचान है जो हम आपको आगे बताएंगे। आज हम सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होंगे, जिसमें से पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। जैसे वहां पर आपने पहचान देखा, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो आता है वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके भी हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो आएगा, लेकिन उसके साथ कुछ अलग से विशेष पहचान होगी जो हमें ये बताएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आएंगे। है हूं हो के साथ ता ती ते, इसके जस्ट पहले ता ती ते, उसके बाद है हूं हो दिया रहेगा। यदि ऐसे किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, जब था थी थे आए, अर्थात यहां पर ता है की जगह पे अगर था आ जाता है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है।
ता था ती थी ते थे तो वो पास्ट टेंस में होगा। अभी यहाँ ता है ती है ते हैं इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, अब इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप 3 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी जिसमें किसी काम के ना होने या काम के ना करने का प्रदर्शन हो उसे हम नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक, अर्थात जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न सूचक वाक्य कहलाएंगे। अब इनकी पहचान क्या होगी, हम कैसे जानेंगे कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है। तो सर्वप्रथम चलते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, या जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितने इत्यादि अगर क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर ऐसे प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हों किसी सेंटेंस में तो वो इंट्रोगेटिव होगा। दो पहचान, एक कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कितने दिया रहेगा, दूसरा अंत में फुल स्टॉप ना होकर क्वेश्चन मार्क होगा। अब चलते हैं नकारात्मक या नेगेटिव वाक्य पे। इसमें आपको नहीं, काम के ना होने यानी नहीं शब्द का उच्चारण होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं लिखा है और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है तो वो नकारात्मक या निषेधात्मक कहलाएगा। और दूसरा है सकारात्मक, यदि ना तो नहीं हो और ना ही क्वेश्चन मार्क दिया हो तो वो सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। अब इनके एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लिखा हो राम घर जाता है, मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था, राम घर जाता है, ये हो जाएगा अफर्मेटिव में। अभी लिखा हो कि राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है, हमने पहचान बताया कि जिसमें नहीं का उच्चारण हो, यहाँ पर नहीं आ रहा है अर्थात ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहीं पर लिखा हो क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क और क्या क्वेश्चन वर्ड का उच्चारण हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हर 12 टेंस में आप इन तीनों सेंटेंसों का ट्रांसलेट पढ़ेंगे, पहले अफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। अब इसके कुछ कॉमन नियम हैं। जैसे पहला रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का ट्रांसलेट करने के लिए पहला रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस लगाते हैं, परंतु बहुवचनकर्ता के साथ, परंतु बहुवचनकर्ता या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जिसे हम बहुवचनकर्ता कहते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, अर्थात यस या यस नहीं लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। अब बात आती है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट पे। सबसे पहले हम आते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आते हैं जैसे ही, सी, इट या एनी नेम। एनी नेम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम। ही मतलब हिंदी में यदि वह है किसी मेल के लिए, सी मतलब वह होता है किसी फीमेल के लिए, और एनी नेम मतलब किसी व्यक्ति का नाम। इट हमेशा मौसम इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू और दे। आई मतलब मैं, यदि हिंदी में मैं लिखा है तो वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा। वी मतलब हम, यदि हम लिखा है तो वो भी प्लूरल नंबर में होगा। यू मतलब तुम, अगर तुम लिखा है तो वो भी प्लूरल, और दे मतलब वे। यानी ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं, और ही, सी, इट, एनी नेम ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं। नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ अर्थात एक वचनकर्ता जो है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। यानी ही, सी, इट और एनी नेम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जब बहुवचनकर्ता आएंगे तो उनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाएगी, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं एक्शन। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। इसको ट्रांसलेट करने का एक फॉर्मूला है। जैसे सबसे पहले हम हिंदी वाक्यों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, अगर लगना है तो एस या ईएस लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। जो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है कि राम घर जाता है, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम सबसे पहले से शुरू करते हैं, इसमें अंत में आया है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कौन सा टेंस है ये डिपेंड करता है इससे आगे जो लिखा है ता है। यानी अब आप पहचान पे चले जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। यहाँ पर आया है ता है, अर्थात ये वाक्य जो दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी पहचान देखते हैं, इसमें ना तो नहीं आया है और ना ही क्वेश्चन मार्क है, यानी ये ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, अर्थात ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का रूल क्या है, इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, अब पहले आते हैं सब्जेक्ट पे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहां पर क्या है, राम। राम घर जाता है, कौन घर जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम कौन क्वेश्चन वर्ड लगाकर उच्चारण करते हैं तो कौन का जो उत्तर देगा, यानी जैसे राम घर जाता है, कौन घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम उत्तर में हमें मिल रहा है, अर्थात राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब आपको बताया हमने कि ही, सी, इट, एनी नेम ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आते हैं। ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, तो राम यहाँ पर किसी का नाम है, इसलिए ये भी एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। अब वर्ब पहचानेंगे, वर्ब राम जिस क्रिया को करेगा वो वर्ब होगी। राम का काम क्या है, जाना, कहां जा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट होगा। राम का काम क्या है, जाना, और कहां जा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, यानी उनका उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्ट उनका उद्देश्य होगा या कर्म होगा। यानी राम यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट, घर यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जाना यहां पर हो जाएगी वर्ब यानी क्रिया। अब फॉर्मूले पे आ जाइए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट राम है, हमने लिख दिया राम। फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता, जाता मतलब जाना, काय माने जाना, गो मतलब जाना। अब फॉर्मूले पे आइए, यहां पर लिखा है यस या यस। अब यस या यस डिसाइड करता है सब्जेक्ट पे, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब सिंगुलर नंबर राम है, राम एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा देंगे। यस या एस कहां लगता है, यदि किसी वर्ब के अंत में सी आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है। शुरू
यदि किसी भी वर्ब में सी, एच या ओ आता है तो वहां पर ईएस लगाएंगे। इसके अलावा कुछ आता है तो एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर गोज है, गो लिखा है तो गो में लास्ट में ओ आया है, इसलिए हम यहाँ पर ई एस लगा देंगे। आगे अब फॉर्मूले पे आ जाइए। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस या एस हो गया, बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? होम। और होम जब किसी भी स्थान को जाएंगे तो उससे पहले हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। जब किसी स्थान को जाते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। यदि किसी स्थान से आते हैं तो उससे पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों का अर्थ होता है, फ्रॉम का शाब्दिक अर्थ होता है से और टू का शाब्दिक अर्थ होता है को। अर्थात हम से या को से मतलब यहाँ पर यह है कि राम घर जाता है या राम घर को जाता है। अर्थात राम गोज टू होम, यानी राम घर को जाता है, जिसका अर्थ है कि राम घर जाता है। 1 2 3 एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे लिखा हो वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमने आपको पहचानना बता दिया है। वे क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट खेलता है? वे, यानी वे मतलब दे। वे मतलब दे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको प्लूरल और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें इनकी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताती थी कि वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वे का काम क्या है? खेलना। क्या खेलना? वो उनका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। खेलना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। क्रिया खेलना, खेलने की अंग्रेजी होगी प्ले। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा। अब एस या ईएस, एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, राम सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ एस या ईएस लगा। यहाँ पर दे जो कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि नियम में दिखाया गया है। परंतु प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। वर्ब हो गई प्ले, इसकी पहली फॉर्म लिख दी गई। अब प्ले, उसके बाद क्या खेल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, यस या यस नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट होता है जब अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे वे आज क्रिकेट खेलते हैं तो हो जाता दे प्ले क्रिकेट टुडे। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर टुडे हो जाता। दो एग्जांपल हमने बता दिया है। अगला एग्जांपल है तुम विद्यालय जाते हो, उसके बाद है वह अंग्रेजी पढ़ती है। आप लोग इसको करके देखिएगा। हमने अफर्मेटिव के बारे में जितना हो सका समझा दिया है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले और उनके नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।